गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम आपको कक्षा 12 के इतिहास विषय के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, 1857 ईस्वी का विद्रोह कब और कहां से प्रारंभ हुआ? 1857 ईस्वी का विद्रोह कब और कहां से प्रारंभ हुआ? ये हुआ था बेटाओ 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था? कौन था बेटाओ? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। प्रश्न नंबर 3, सहायक संधि कब व किसके द्वारा तैयार की गई थी? सहायक संधि कब व किसके द्वारा तैयार की गई थी? सहायक संधि 1798 ईस्वी में लॉर्ड बेलेजली द्वारा तैयार की गई थी। कब बेटाओ? 1798 में। किसके द्वारा? लॉर्ड बेलेजली द्वारा। प्रश्न नंबर 4, अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब और किसने मिलाया था? अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब और किसने मिलाया था? अवध को 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। कब मिलाया था बेटाओ? 1856 में। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। प्रश्न नंबर 4, अंग्रेजों ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से क्यों हटा दिया था? अंग्रेजों ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से क्यों हटा दिया गया था? कि ये अच्छी तरह शासन नहीं चला रहे थे, इसलिए अंग्रेजों ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह को यह कहते हुए गद्दी से हटा दिया कि वे अच्छी तरह से शासन नहीं चला रहे थे। नंबर 5, अवध के अधिग्रहण के पश्चात 1856 ईस्वी में कौन सी ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी? तो कौन सी बेटाओ? एक मुश्त बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था। कौन सी बेटाओ? एक मुश्त बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था। प्रश्न नंबर 6, रंगबाग प्लेजर गार्डन का निर्माण किसने करवाया? रंगबाग या प्लेजर गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर है बेटाओ नवाब वाजिद अली शाह ने। नवाब वाजिद अली शाह ने। प्रश्न नंबर 7, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, यह कविता किसने लिखी? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, यह कविता किसने लिखी थी? तो बेटाओ इसका आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। किसने बेटाओ? सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न नंबर 8, 1857 ईस्वी की क्रांति को जन क्रांति की संज्ञा क्यों दी गई है? 1857 ईस्वी की क्रांति को जन क्रांति की संज्ञा क्यों दी गई है? 1857 ईस्वी की क्रांति स्पष्ट रूप से एक स्वतंत्रता संग्राम था, क्योंकि इस क्रांति में प्रत्येक धर्म, जाति व समूह व लोगों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। इस क्रांति में प्रत्येक धर्म, जाति एवं समूह व लोगों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। इसी कारण इसे जन क्रांति की संज्ञा दी गई है। प्रश्न नंबर 9, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? क्या कारण था बेटाओ? नए कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का लगा होना। 1857 ईस्वी में मेरठ छावनी में सैनिकों को प्रयोग करने के लिए नए कारतूस दिए गए थे, जिन्हें प्रयोग करने से पहले दांतों से खींचना पड़ता था। अफवाह थी कि इन पर गाय व सुअर की चर्बी लगी हुई है। इन पर गाय व सुअर की चर्बी लगी हुई है। अपना धर्म भ्रष्ट होने के भय से हिंदू एवं मुसलमान सैनिकों ने इनका प्रयोग करने से इनकार कर दिया एवं विद्रोह पर उतारू हो गए। प्रश्न नंबर 10, लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत क्या था? लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत क्या था? इसका आंसर है बेटाओ शासकीय दुर्बलता तथा दत्तकता को अवैध घोषित कर
भारतीय रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना ही लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत था। किस आधार पर? शासकीय दुर्बलता के आधार पर और दत्तकता को अवैध घोषित कर। जो भारतीय रियासत थी उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना ही लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तिगत का सिद्धांत था। प्रश्न नंबर 11, 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने क्या कार्रवाई की? 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने क्या कार्रवाई की? 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने कई कानून पारित कर दिए, बहुत सारे कानून बनाए। उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। मार्शल लॉ यानी सैनिक कानून, जिसके तहत सेना के अधिकारियों के अतिरिक्त आम जनता को भी विद्रोहियों पर मुकदमा चलाने एवं सजा देने का अधिकार दे दिया गया। कानून और मुकदमों की सामान्य प्रक्रिया बंद कर दी गई तथा विद्रोहियों की एक ही सजा थी, सजा ए मौत निर्धारित की गई थी। क्या थी सजा? सजा ए मौत, मौत की सजा। प्रश्न नंबर 12, शाहमल के बारे में आप क्या जानते हैं? शाहमल के बारे में आप क्या जानते हैं? शाहमल का जन्म उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगने के एक बड़े गांव के रहने वाले जाट परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था बेटाओ? उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगने में जाट परिवार में। इनका परिवार 84 देश अर्थात 84 गांवों में फैला हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने इस क्षेत्र में ऊंचा लगान लगा रखा था, ऊंचा लगान, जिसे बड़ी कठोरता से वसूला जाता था, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों की जमीन बाहरी लोगों यानी व्यापारी एवं महाजनों के हाथ में जा रही थी। इस कारण यहाँ के लोग ब्रिटिश शासन से मुक्ति चाहते थे। शाहमल ने 84 गांवों के मुखियाओं एवं किसानों को संगठित किया एवं गांव गांव घूमकर जनता को विद्रोह करने हेतु प्रेरित किया। शाहमल के नेतृत्व में व्यापक विद्रोह हुआ। शाह ने एक अंग्रेज अधिकारी के बंगले पर कब्जा कर लिया और उसे न्याय भवन की संज्ञा दी। शाहमल ने एक अंग्रेज अधिकारी था, उसके बंगले पर कब्जा कर लिया और उस बंगले का नाम दिया था बेटाओ न्याय भवन, और वहीं से लोगों के झगड़ों विवादों का फैसला करने लगा। कुछ समय के लिए तो ऐसा लगा कि उस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया है। लोग उसे राजा कहकर पुकारने लगे। जुलाई 1857 ईस्वी को अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करते हुए शाहमल की मृत्यु हो गई थी। शाहमल की मृत्यु कब हुई बेटाओ? जुलाई 1857 में। प्रश्न नंबर 13, 1857 के विद्रोह में मौलवी अहमदुल्ला शाह के योगदान का उल्लेख कीजिए। मौलवी अहमदुल्ला शाह के योगदान का उल्लेख कीजिए। उत्तर लिखेंगे बेटाओ। मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले अनेक प्रसिद्ध मौलवियों में से एक थे। इन्होंने हैदराबाद में शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने हैदराबाद में शिक्षा प्राप्त की एवं कम उम्र में ही इस्लाम के उपदेशक बन गए थे। 1856 ईस्वी में उन्होंने गांव गांव जाकर अंग्रेजों के विरुद्ध लोगों को विद्रोह करने के लिए तैयार किया। उनकी प्रसिद्धि इतनी अधिक बढ़ गई थी कि लोग उन्हें पैगंबर मानकर उनकी जादुई शक्ति में विश्वास करने लगे। लोग उन्हें पैगंबर मानकर उनके पास में जो जादुई शक्ति है उसमें विश्वास करने लगे। 1856 ईस्वी में वे लखनऊ पहुँचे। कब पहुँचे? 1856 में। तो अंग्रेजों ने उन्हें धार्मिक उपदेश देने से रोक दिया तथा 1857 में उन्हें फैजाबाद जेल में बंद कर दिया गया। किस जेल में? फैजाबाद जेल में। जेल से रिहा होने पर उन्हें 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोहियों ने अपना नेता चुन लिया गया था। कौन सी इन्फेंट्री? 22वीं नेटिव इन्फेंट्री। उन्होंने चिन्हट की लड़ाई में हेनरी लॉरेंस की सैनिक टुकड़ी को पराजित किया और मौलवी अहमदुल्ला शाह को उनकी बहादुरी व ताकत के लिए जाना जाता था। प्रश्न नंबर 14, अंग्रेज अवध के अधिग्रहण में किन कारणों से रुचि रखते थे? अंग्रेज अवध के अधिग्रहण में किन कारणों से रुचि रखते थे?
अवध अधिग्रहण में ब्रिटिश शासन की रुचि निम्नलिखित कारण से थी। नंबर 1, अवध पर कब्जे में अंग्रेजों की रुचि निरंतर बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अवध की भूमि नील एवं कपास की खेती के लिए अति उत्तम थी। यहाँ की जो भूमि थी वो नील व कपास की खेती के लिए बहुत ही बढ़िया थी। नंबर 2, अवध प्रदेश को उत्तरी भारत के एक बड़े बाजार के रूप में विकसित किया जा सकता था। किस रूप में? एक बड़े बाजार के रूप में। 1850 के दशक तक अंग्रेज देश के अधिकांश भागों पर नियंत्रण स्थापित कर चुके थे। महाराष्ट्र, दोआब, कर्नाटक, बंगाल, पंजाब सभी अंग्रेजों के नियंत्रण में थे। लगभग एक शताब्दी पूर्व प्रारंभ हुई क्षेत्रीय विस्तार की यह प्रक्रिया 1856 में अवध के अधिग्रहण के साथ पूर्ण होने वाली थी। अवध का अधिग्रहण कब हुआ था? 1856 में। प्रश्न नंबर है बेटा 15, कला, साहित्य और चित्रों ने 1857 की स्मृति को जीवित रखने में योगदान दिया। कला, साहित्य और चित्रों ने 1857 की स्मृति को जीवित रखने में योगदान दिया। कथन को भारतीय राष्ट्रवाद के संदर्भ में न्याय संगत ठहराइए। उत्तर लिखेंगे बेटा। इतिहास लेखन की तरह कला और साहित्य ने भी 1857 की स्मृति को जीवित रखने में योगदान दिया। साहित्य एवं चित्रों में 1857 ईस्वी के विद्रोह के नेताओं को ऐसे नायकों के रूप में प्रस्तुत किया गया। किसके रूप में? नायकों के रूप में, जो देश को युद्ध स्थल की ओर ले जा रहे थे। उन्हें जनता को अत्याचारी साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध उत्तेजित करते हुए चित्रित किया जाता था। एक हाथ में घोड़े की लगाम और दूसरे हाथ में तलवार लिए हुए अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए संघर्ष करने वाली रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का गौरवगान करते हुए कविताएं लिखी गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को एक ऐसी मर्दाना व्यक्तित्व के रूप में चित्रित किया गया है जो दुश्मनों का पीछा करते हुए एवं अंग्रेज सिपाहियों को मौत की नींद सुलाते हुए आगे बढ़ रही थी। देश के विभिन्न हिस्सों में बच्चे सुभद्रा कुमारी चौहान की इन पंक्तियों को पढ़ते हुए बड़े हो रहे थे। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है। ये पंक्ति किसकी है बेटा? सुभद्रा कुमारी चौहान की। लोक छवियों में रानी लक्ष्मीबाई को प्राय सैनिक वेशभूषा में घोड़े पर सवार एवं एक हाथ में तलवार लिए हुए दर्शाया जाता था, जो अन्याय एवं विदेशी शासन के दृढ़ प्रतिरोध का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 16, ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। डलहौजी की इस टिप्पणी को विस्तार से समझाइए। ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। डलहौजी की इस टिप्पणी को विस्तार से समझाइए। अपनी हड़प नीति के तहत कुख्यात लॉर्ड डलहौजी ने 1851 में अवध की रियासत के विषय में कहा था। कब? 1851 में। किस रियासत? अवध रियासत के बारे में किसने? लॉर्ड डलहौजी ने, कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। 1856 में अर्थात इस टिप्पणी के 5 वर्ष बाद अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश राज में मिला लिया था। अवध को कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया और अवध के नवाब को वहां से निर्वासित कर कलकत्ता भेज दिया गया था। कहाँ भेज दिया गया बताओ? कलकत्ता। रियासतों पर अनैतिक रूप से कब्जे की शुरुआत 1798 ईस्वी में आरंभ हुई थी, जब निजाम को जबरदस्ती लॉर्ड बेलेजली ने सायक संधि पर हस्ताक्षर करने को विवश कर दिया। इसके कुछ समय उपरांत अर्थात 1801 ईस्वी में अवध पर सायक संधि थोप दी गई थी। अवध पर सायक संधि कब थोपी गई? 1801 में। इस सायक संधि में शर्त यह थी कि नवाब अपनी सेना समाप्त कर दे। नवाब अपनी सेना समाप्त कर दे। रियासत में अंग्रेज रेजिडेंटों की नियुक्ति की जाएगी। रियासत में अंग्रेज जो रेजिडेंट हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी। दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त नवाब ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह पर अपने कार्य करेगा। विशेषकर अन्य राज्यों के साथ संबंधों में रेजिडेंट की स्वीकृति लेनी अनिवार्य होगी। अपनी सैनिक शक्ति से वंचित हो जाने के उपरांत नवाब अपनी रियासत पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अंग्रेजों पर निर्भर होता जा रहा था।
नवाब का अब विद्रोही मुखियाओं तालुकदारों पर कोई विशेष नियंत्रण नहीं रहा। धीरे धीरे अवध पर कब्जा करने में अंग्रेजों की रुचि बढ़ती जा रही थी। उन्हें लगता था कि वहाँ की जमीन नील तथा कपास की कृषि के लिए सर्वोत्तम है तथा इस क्षेत्र को एक बड़े बाजार के रूप में विकसित किया जा सकता है। 1850 के दशक के आरंभ तक अंग्रेज भारत के अधिकांश भागों पर कब्जा कर चुके थे। मराठा प्रदेश, दोआब, कर्नाटक, पंजाब, सिंध तथा बंगाल सभी अंग्रेजों के हाथ में आ चुके थे। इस समय मात्र अवध ही एक बड़ा प्रांत था जहां ब्रिटिश शासन स्थापित नहीं हो सकता था। अतः अंग्रेजों ने असंगत आरोप लगाकर अवध को अपने कब्जे में ले लिया। बेटाओ मानचित्र भी पूछते हैं बोर्ड की परीक्षा में 5 नंबर का, तो आप लोग भरना है। मेरठ कहाँ है बेटाओ? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है बेटाओ? उत्तर प्रदेश में। ग्वालियर कहाँ है बेटाओ? मध्य प्रदेश में। ग्वालियर कहाँ है बेटाओ? मध्य प्रदेश में, एमपी में। और लखनऊ कहाँ है बेटाओ? उत्तर प्रदेश में। और झांसी कहाँ है बेटाओ? उत्तर प्रदेश में। मेरठ, लखनऊ और झांसी ये तीनों कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में। और ग्वालियर है बेटाओ एमपी में।